जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉपर्स माइंडसेट चैनल पे। और बहुत दिन बाद आज हम वीडियो शूट करेंगे अपनी कक्षा को। और आज मैं आपको बता दूं कि क्लास टेंथ के लिए कंप्लीट कंप्लीट एसएसटी की क्लास चलेगी, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। और यकीन मानिए, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं कहूँ कि अगर आप पूरी चीज़ों को समझ लेंगे कक्षा में ही, तो आपको दोबारा फिर रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आप पूरी ध्यान से इसमें जो पढ़ा वो पढ़ लेंगे तो। ठीक है, समझ पाए साथी? तो हम बिना बात किए कक्षा की शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो आज हम शुरू करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहली बात साथी, मैं आपको आज कम लिखवाऊंगा थोड़ा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि चीज़ें ऐसे बताऊं जैसे मतलब हम सिर्फ ये ना पढ़ें कि राष्ट्रवाद हुआ, आंदोलन हुए, उसके बाद गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई है, और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में हुई। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो आउटलाइन आपको क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपको ये पूरी पता हो कि जड़ कहाँ थी, वजह क्या थी इस सब चीज़ के होने की। मतलब कहने का मेरा साफ साफ यही है कि अगर अंग्रेज हमारे भारत पे आए तो क्या वजह थी कि वो आ पाए, क्या ऐसा ऐसी क्या घटना हुई थी कि वो आ पाए थे यहाँ पे। तो मैं आपको वो, हालांकि वो पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इसलिए अगर मैं बता दूंगा तो आपको पूरी बैकग्राउंड क्लियर रहेगी। उसके बाद आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बैकग्राउंड क्लियर रहेगा। समझ लीजिए, और समझ लीजिए बहुत मजा आएगा आपको समझ में। एक बार अगर आप पीछे की चीज़ों को जान जाएंगे तो समझ लीजिए बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, समझ पाए साथी? तो भारत में राष्ट्रवाद, दरअसल भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो सबसे पहले भारत में एक अंग्रेज आया था सन 1600 में। ठीक है, सन 1600 में, सन 1680 में। देखिए, अंग्रेज यहाँ पे शासन करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। तो जब सन 1600 ईस्वी में स्टीफन नामक अंग्रेज रहता है, वो सबसे पहले भारत वही आया होता है अकबर के शासन काल में। तो जब वो आता है यहाँ पे, तो उससे पहले वो यहाँ पे देखता है इकोनॉमी को कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है मसाले का, क्योंकि आप समझ सकते हैं मसाले के लिए हमारा भारत उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था। तो इसने कहा क्यों ना हम एक काम करें कि ये जो मसाले इतने प्रचुर मात्रा में यहाँ पे बिक रहे हैं, इसी के हम खुद हम व्यापार करना शुरू कर दें यहाँ पे। तो वो गया लंदन। लंदन जाके जब उसने इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे व्यापारियों को बताया, तो व्यापारियों ने कहा ठीक है, हम एक बनाते हैं संगठन। तो उन व्यापारियों ने इन्वेस्ट किया पैसे को, और यहाँ पे एक कंपनी भेजी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी वहाँ की महारानी महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लिया था। समझ पाए? तो महारानी एलिजाबेथ, देखिए इसमें से अगर आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपके भविष्य के लिए हमेशा काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो पेपर में ऐसा नहीं है कि आपका ये छूट जाएगा, या फिर ये आएगा आप नहीं लिख रहे हैं, सिलेबस सिलेबस छूट जाएगा आपका। नहीं नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगली कक्षा में जब पढ़ाऊंगा सिलेबस की, तो आपको सब क्लियर रहेगा। तो महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने सो चार्टर एक्ट 1600 के तहत, चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1600 के तहत, 1600, इन्होंने क्या दिया? बिजनेस करने, व्यापार करने की छूट, व्यापार करने की छूट। मतलब आप व्यापार कर सकते हैं कितने समय के लिए? 15 वर्षों के लिए। समझ पाए? 15 वर्षों के लिए। सर ये चार्टर क्या होता है, कई लोगों के मन में यह सवाल आएगा। चार्टर उसे कहते हैं कि महारानी, जो भी मतलब राजा या महाराजा होंगे, वहाँ के महारानी होंगे, उनके द्वारा जो भी आदेश पत्र या फिर जो भी चीजें, जो भी पत्र जारी किया जाएगा, उसी को चार्टर कहा जाता था। तो महारानी ने जारी किया तो वो चार्टर हो गया। तो उसके तहत इनको व्यापार करने की छूट मिली 15 वर्ष के लिए। ठीक है, समझ पाए? तो जब वो इधर आए भारत में, तो उस वक्त सबसे पहले कौन आए थे भारत में 1498 में? बताइए, पुर्तगाली आए थे। तो अब पुर्तगालियों का यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो पुर्तगाली, तुम समझ सकते हो कि पुर्तगाली इतनी खतरनाक मात्रा में थे कि मतलब इतने ज़्यादा व्यापार में आगे हो चुके थे कि किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। तो तुमको मैं बताऊँ एक बात,
तो हुआ क्या था कि जब स्टीफन आया तो बताया जाता है कि उसने ना मतलब बहुत सारे तोहफे लाए थे मेरे यहाँ पे राजा के लिए, बहुत सारे तोहफे लाए थे। तो अब पुर्तगालियों को जब ये बात पता चली कि कोई दूसरा व्यापारी है तो उन्होंने घेर लिया उसे रास्ते में, रास्ते में घेर लिया। अब रास्ते में कहाँ घेर लिया भाई, बाप छोड़ दो, ये सारे गिफ्ट ले, सारे गिफ्ट उसको दे दिए सर। मतलब समझ रहे हो, आ ही नहीं पाया सर उसके बाद। फिर दूसरी बार, क्योंकि मैं कहूँ आपसे कि दूसरी बार जब भेजा, दूसरी बार जब उसको भेजा तो एक, मैं कहूँ कि थोड़ा पढ़े लिखे इंसान को भेजा, जिसका नाम एक अंग्रेज था, जो मतलब उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा अभी, लेकिन एक तरीके से वो पढ़ा लिखा था। मतलब उसने ना मतलब ये बात जानते थे अंग्रेज कि ये लोग जो है ये तुर्की हैं, तो इन्होंने क्या किया कि तुर्की भाषा सिखा दिया उसको, अंग्रेज को। अब जो उसने तुर्की भाषा सिखा दिया तो अब वो तुर्की सीखते सीखते फारसी अभी भी सीख गया। तो क्योंकि कम्युनिकेशन करने में दिक्कत ना हो यहाँ पे आने के बाद, तो वो सीख गया। अब वो यहाँ पे आया, उसने उसने भी बहुत सारे गिफ्ट लाए, बहुत सारे गिफ्ट लाए। तो जब यहाँ पे आया तो पुर्तगालियों ने लूटा। उन्होंने कहा कि एक काम करो भाई, तुम सारे सामान ले लो, लेकिन मुझे मुझे अकबर से मिलवा दो बस। तो अब अकबर तो उस वक्त एक्सपायर कर गया था, अकबर तो उस वक्त खत्म हो गया था, उसका काम दूसरा, उसका उसका बेटा आ गया था वहाँ पे। मैं कहा वहाँ पे जहांगीर आ गया था। तो हुआ ये था कि जब जहांगीर आ गया तो अब ये बात सबको नहीं पता होती ना, मीडिया थोड़ी ना था उस वक्त कि पता चल जाए। तो जहांगीर था, जब उसको जहांगीर के पास ले गया कि वो कहा कि उसने कहा कि आगरा में मिलेगा तुम्हें जहांगीर, तो हो गया आगरा में। जब मिला तो उसने बहुत सारे भेंट दिए जो लाया था उसने। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे लूट लिए थे, कुछ छोड़े थे। तो फिर जब वो गया तो उसने बहुत सोची, उसने बहुत प्रयास किया कि मैं इससे परमिशन ले लूँ। परमिशन इस बात की लेनी थी ना कि हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमें व्यापार करने के लिए यहाँ छूट दी जाए। तो परमिशन वहाँ यहाँ लेने आया था, क्योंकि यहाँ पुर्तगाली थे, करने देते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम राजा से ही परमिशन ले लें। तो जब वो राजा के पास आया तो तुम समझ सकते हो, जहांगीर खतरनाक, मतलब नशेड़ी था एक तरीके से। मैं कहूँ तो खूब नशा करता था, लेकिन हाँ शराब उसने बैन कर रखा था, लेकिन खूब पीता था जबरदस्त। और अंग्रेज जो आया था उसने बहुत सारे अंग्रेजी शराब भी लाई थी, उसने खूब पिलाया, खूब पिलाया नशे में कि किसी तरीके से ये परमिशन दे दे। 3 साल तक रहा, 3 साल, 3 साल में भी परमिशन नहीं दिया जहांगीर ने उसे। वो वापस चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। फिर जब जहांगीर मर गया, दूसरा मुगल शासक आया। तो दूसरा मुगल शासक आया तो एक और अंग्रेज आया। उसने कहा कि इस बार प्रयास करते हैं। तो तुम समझ सकते हो मतलब वो जब मुगल शासक आया जहांगीर के बाद वाला, हालांकि वो उतना अच्छा शासक नहीं था। तो जब वो आया, क्योंकि आपको इसमें सिलेबस में जानने की आवश्यकता भी नहीं है कि कौन मुगल शासक कैसा था, क्योंकि वो पेपर में आपके आएगा अपने, मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ बस इसे। तो जब वो आया, तो तीसरा जब अंग्रेज आया यहाँ पे भारत में, जिस मुगल शासक के बारे में, जिस मुगल शासक से मिलने आया उसके बारे में पूरी जानकारी ले आया, पूरी जानकारी निकाल के आया उसने कि क्या क्या उसके परिवार कितने हैं, क्या समस्या है उसको रहती है, समझ सकते हो, सारी चीजें उसने दिया। ठीक है। तो अब वो आया जब, तो उसका थॉमस रो नाम था उसका। वो जब आया तो अपने साथ एक डॉक्टर को भी लाया, क्योंकि उसने ये बात भी वो जानता था कि जो मुगल शासक है वहाँ पे भारत में, उसको समस्या है, मतलब फोड़ा है उसको फुंसी, फुंसी समझते हो ना तुम, फुंसी मतलब उसके ऐसी जगह पे फोड़ा था कि वो मतलब कि बैठ बैठ भी नहीं सकता था। तो गया महाराज के पास, तो कहा कि महाराज वो व्यापार के लिए आए थे हम। कहा महाराज से, महाराज वो व्यापार करने के लिए आए थे। तो मुगल शासक जो था वहाँ पे राजा, कहा, हाँ बोलो क्या बात है, समझ गए क्या हुआ महाराज, बताइए जरा। तुमने कहा कि कुछ नहीं, कहा कि हम जानते हैं आपको वो होता है ऐसी चीज़ों में, हम आपको ठीक कर सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई सारे डॉक्टर फेल मार गए, तुम क्या सही करोगे, कहा हमें मौका दीजिए हम सही कर देंगे। उसने सही कर दिया अंग्रेज ने। अब वो खुश, कहा तुम यार तुमको क्या चाहिए बताओ तुम, उसने सब कुछ कहा, उसने क्या दे दिया, जाओ ठीक है, तो तुम्हें परमिशन है। तो उसने परमिशन की छूट दे दी वहाँ पे, समझ पाए। तो परमिशन की छूट दी तो
अब उसने ना एक काम किया, सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये अपना भारत है, उसने ना बस कोस्टल एरियाज पे ही दिए उसको उसको परमिशन व्यापार करने के लिए, कोस्टल एरियाज पे, तटीय एरिया पे तुम तटीय एरिया पे ही व्यापार करोगे। अब वो तटीय एरिया पे तो थे, आ गए, उनको परमिशन मिल गई, लेकिन उनको चाहिए था बंगाल। बंगाल क्यों बंगाल? देखिए, क्योंकि बंगाल उपज में ज़्यादा था, उपज यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ पे धागे की भी व्यापार ज़्यादा था, धागे का। और यहाँ पे धागे धागे और उपज दोनों, और यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता था फसलों का, उत्पादन, उपजाऊ मिट्टी थी ना। तो ये चाहते थे कि किसी तरह हम बंगाल में आ जाएं, समझ पाए। बंगाल में इन्होंने बहुत प्रयास किया, पर शायद इनका प्रयास सफल भी हुआ, पर इतनी आसानी से नहीं हुआ। यह था कि बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला, यहाँ से थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लिखनी चाहिए। सिराजुद्दौला, ये बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला, इस सॉरी, इसने एक 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 नीति अपनाई, जिसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, अब तुम समझ सकते हो ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें इसमें क्या हुआ था कि इसमें ना, मतलब एक 10 बाई 10 का रूम था। अब उसमें सिराजुद्दौला ने 10 बाई 10 में 146 अंग्रेजों को भर दिया उसने, 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस के भर दिया। गर्मी का मौसम था, 146 अंग्रेजों को 10 बाई 10 रूम में भर दिया। 123 मर गए, 23 ही बचे, सिर्फ 23 बचे, 23 बचे, समझ पाए। 10 बाई 10 के कमरे में भर दिया उसने, 123 मर गए, 23 बच गए। अब अंग्रेज भड़क गए। और ये बात है 1756 की। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? 1756 में हुई थी, 1756 में हुई थी। तुम समझ सकते हो, 1756 में जब ये घटना हो गई, तो 1756 के बाद अब जब जब अंग्रेजों ने जब देखा कि इस ऐसा ये कर दिया हमारे साथ, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि युद्ध किया इनसे, फिर सिराजुद्दौला से, 1757 में। यहाँ से लिखेंगे हम सब, ठीक है, ये इधर हम लोग लिखेंगे ऊपर से। आज थोड़ा ऐसा चल जाएगा, कल सीक्वेंस से चलेगा पूरी क्लास, क्योंकि आज बेसिक हम अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुई। प्लासी का वॉर होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, महारानी एलिजाबेथ ने कौन सी कंपनी को दिया था व्यापार करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी तक जो ये जो युद्ध कर रहा है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ठीक है। प्लासी का वार हुआ। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, आप समझ सकते हो इसमें हुआ क्या था। सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिक थे, 50,000, और रॉबर्ट क्लाइव के 300 सैनिक, 300। तुम समझ सकते हो कौन जीतेगा? सिराजुद्दौला। लेकिन हुआ क्या, देखो यहाँ पे हुआ ये, इसका एक सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति, जिसका नाम था मीर कासिम। अब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम क्या गुलामी कर रहे हो उसकी, हम तुम्हें यहाँ का नवाब बनाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो ठीक है भाई, आ गया मैं तुम्हारे साथ, बिल्कुल, बोलो, आ गया। अब ये सिराजुद्दौला का साथ छोड़ के इनके पास आ गया। मतलब जब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ही युद्ध चला, ऐसे जब ऐसे इधर इसकी फौज थी अंग्रेज की, इधर इधर सिराजुद्दौला की फौज थी। इन्होंने दो टुकड़ी भेजा इधर से ऐसे, और अपने खुद बीच में रह गया बेचारा। उन्होंने कहा कि दो तरफ से हमला करो, हम घेर के मारेंगे इनको। दोनों तरफ से फौज गई, आई ही नहीं दोनों। सेनापति जब मिला हुआ तो कहाँ से आएगी फौज? अब फौज आई ही नहीं, बीच में बच गए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ऊँट पे भागना पड़ा, ऊँट पे चढ़ के भागना पड़ा। फिर मीर कासिम ने इसको जाके इसकी महल में ही मार दिया, समझ पाए। और इस काम के लिए उसको नवाब भी बनाया गया। वहाँ पे मीर कासिम को तोहफे भी मिले अंग्रेजों ने, और अपना लगान भी ठोक दिया कि हम इतना लगान लेंगे और तुम्हें देना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वो लगान बढ़ता ही जाता था। अब एक समय तो ऐसे ही आया कि अकाल पड़ गया, वहाँ पे इनकी लगान की मांग थी कि कैसे भी दो हमें तुम।
अब मीर कासिम ने कहा नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं अंग्रेज हमारे साथ, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम देंगे, हम युद्ध करेंगे। फिर ने युद्ध किया, फिर समझ पाए। और सही इधर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट जो मैं वही आज बता रहा हूँ, कल से पूरा बढ़िया सीक्वेंस से चलेगा। इधर देखिएगा, तो एक होता है 1764 में युद्ध, 1764 में वॉर होता है, 1764 में वॉर, जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जब होता है तो इसमें कौन कौन लड़ता है? तीन भारत की तरफ से तो कौन कौन? मीर कासिम, मीर कासिम और एक थे सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और एक थे शाह आलम, शाह आलम ये मुगल शासक थे। और इसकी तरफ से था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, समझ पाए। अब हेक्टर मुनरो, इन तीनों ने मिलकर इससे युद्ध किया, लेकिन तीनों हार गए, तीनों हार गए। जाहिर बात है, आप अगर किसी चीज को शुरू में कंट्रोल नहीं करते हैं और आप उसको पनपने के बाद कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। तो ये हार जाते हैं यहाँ पे। समझ पाए। अब यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत माना जाता है, अंग्रेजों का शुरुआत यहीं से हो जाता है, क्योंकि अब उसके बाद कोई विरोध में नहीं आता है। समझ पाए। तो इतने में से अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लगे तो आप उतार सकते हैं, इसमें से उतारिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया हो, जितना मैंने आपको बताया होगा। अब उसके बाद मेन क्रांति कहाँ से शुरू होती है, तो लिखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से ही भारत में राष्ट्रवाद पनपना शुरू हो जाता है। क्यों? हुआ क्या था इसमें? इसमें अंग्रेजों ने चर्बी युक्त पदार्थ बनाया, चर्बी युक्त कारतूस बनाया था, जिसमें उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी मिलाई थी। ठीक है, लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा गाय, गाय तथा सूअर की चर्बी से कारतूस बनाया गया। समझ पाए। क्योंकि अब मुझे आप बताएंगे, गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और सूअर मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है, तो दोनों समुदायों की तरफ से ये अच्छा नहीं था। तो अब जो इसमें से एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे, इधर लिखेंगे मंगल पांडे। अब मंगल पांडे 34वीं नेटिव के इन्फेंट्री के सैनिक थे, मैं आपको बताता हूँ। मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, इसका विरोध किया, इसका विरोध किया। जो बैरकपुर छावनी के, बैरकपुर छावनी के, छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। क्यों उन्होंने विरोध किया, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि चर्बी युक्त पदार्थ से बनाया था कारतूस इन्होंने। मंगल पांडे का एक अंग्रेजी साथी था, उसने क्या करा कि उसने कहा कि नहीं यार, झूठ बात है, ऐसे नहीं है, कारतूस हमने ऐसे ऐसे नहीं बनाया। तो उन्हें चलवा दिया मंगल पांडे से। मंगल पांडे ने जब चला दिया तो उनको बाद में पता चला कि ये तो सच में कारतूस से बनाया इन्होंने। तो मंगल पांडे ने उसे मार दिया। और जब मार दिया तो वहीं से चिंगारी भड़क गई विरोध की। अब सारे समुदाय भड़क गए। मंगल पांडे ने जब आवाज उठाई तो और अंग्रेजों ने गलत काम कर दिया यहाँ पे। उन्होंने मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे को कब फांसी हुई थी? मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही फांसी हो गई थी, 1857 में इनको फांसी हो जाती है 8 अप्रैल को। ठीक है, समझ गया। लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सुन लीजिए। 8 अप्रैल को फांसी हो जाती है। अब होता ये है कि और आग भड़क जाती है, समझ पाए।
जब और आग भड़क जाती है तो अंग्रेजों को काबू करना मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटना पड़ता है। अभी तक कौन शासन कर रहा था बताइए साथी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो जो यहाँ पे अंग्रेजों की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, पहले तो महारानी एलिजाबेथ थी, अब महारानी विक्टोरिया थी। तो उनने एक पत्र जारी किया उसने कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप पे बहुत जुल्म किया है, हम समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने आपका हित के बारे में नहीं सोचा। अब हम डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करेंगे यहाँ पे। अब डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे शासन करेगी। उसने अपना पत्र भेजा और अल्फ्रेड पार्क में, जो अभी अल्फ्रेड पार्क है, वहीं पे उसने अनाउंस करा। और इस बात को जब अनाउंस करा तो हम भारतवासी खुश हो गए कि नहीं, अब तो लगता है कि हमारा उद्धार होगा, अंग्रेज हमारा उद्धार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ नहीं, अंग्रेजों ने और जुल्म पे जुल्म करना शुरू कर दिया। बहरहाल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहीं से खत्म हो जाता है, समझ पाए? तो लिखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ लिखेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी जगह थे जो 1857 की क्रांति में कई कई जगहों से लोग विद्रोह करना शुरू किए थे, तो उसको लिखेंगे। लिखेंगे कहाँ से कौन विद्रोह किया था, तो विद्रोही स्थान, यहाँ पे दूसरी हेडिंग है, विद्रोही स्थान। और इधर कौन थे? नेतृत्व करने वाले, विरोध का नेतृत्व करने वाले, तो लिखेंगे झांसी से कौन थी, झांसी से कौन, बताएंगे इलाहाबाद से कौन था, इलाहाबाद से लिखेंगे झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का पुराना नाम क्या, रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था बताइए जरा? रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली, लियाकत अली, ठीक है। लखनऊ से कौन, लखनऊ से कौन था? लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और कोई बच रहा है? कहाँ से? हाँ, बिहार से, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। बिहार से, बिहार से किसने नेतृत्व किया था? बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, समझ पा? इन्होंने इन्होंने क्या किया कि विरोध को किया। इस विरोध को जब उन्होंने ज्यादा मात्रा में बढ़ाया तो उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो लिखेंगे इधर परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू, ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू, समझ पाए? बात समझ में आई कैसे हमारे भारत में अंग्रेज अब शासन करना शुरू कर दिए? इसके बाद वो क्या क्या करेंगे, इसके बाद गांधी जी कौन से आंदोलन चलाएंगे, सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, भगत सिंह क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम डीपली में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऐसे ही यूरोप का राष्ट्रवाद भी पढ़ेंगे, इसमें नेपोलियन का क्या किरदार था, ओटोमन बिस्मार्क का क्या किरदार था, मुजनी का क्या किरदार था। इस तरह से जितने भी वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर और विद्रोह जो भी वहाँ के क्रांतिकारी रहेंगे, रिवोल्यूशनरी, उन सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ पाए? उम्मीद करते हैं आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत साथी।